मैं सरफराज नवीन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 11 का एक महत्वपूर्ण यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इसका स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये एक तरह का आपका बेसिक डिज़ाइन कर रहा होगा बायोलॉजी में, जो आपको बायोलॉजी के अगले यूनिट अगले चैप्टर्स अपने पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल मददगार साबित हो रहा होगा। जैसे कि अभी अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उससे आगे पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले मॉर्फोलॉजी चैप्टर्स, एनाटॉमी, ये सब चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, या फिर हम क्लास 12th में इंटर करें तो वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, या फिर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो ये चैप्टर जो कि आप यहाँ पर पढ़ रखे होंगे, तब वहाँ पे ये सारे चैप्टर्स पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। क्योंकि इस चैप्टर में जो है ना, उस सारे चैप्टरों का बेसिक डिज़ाइन किया गया है, जो यहाँ पर बताया जाएगा उसी को वहाँ पे डिटेल में खोल कर बताया जाएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस यूनिट का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। मतलब हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में बहुत ही अच्छे से सब कुछ जानने वाले हैं कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। मतलब अगर आप सिंपल वे में समझे तो आप इस चैप्टर को हज़ारों बार पढ़ चुके हैं पहले भी। मतलब हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, बस उस नया में क्या पढ़ेंगे, कुछ डेटाज नया पढ़ रहे होंगे, कुछ नाम नया सुन रहे होंगे। बस उस नाम को आपको पकड़ के चलना है कि ये नाम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं हमसे। ये नाम का आगे बहुत ही यूज़ होने वाला अगले चैप्टर में। जैसे कि आप क्लास 12th में भी 3-4 चैप्टर है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब ये चैप्टर पढ़ने के बाद वो चैप्टर आपको समझने में बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही आसानी से आप उस चैप्टर को समझ जाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि पूरा ही बेसिस है द लिविंग वर्ल्ड पर। तो हम लोग जब लिविंग वर्ल्ड पर आते हैं तो लिविंग वर्ल्ड क्या कहना चाह रहा है, ये वर्ड हमको क्या बताना चाह रहा है, इस वर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ छिपा हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिकोड करने का कोशिश करते हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड में क्या होता है कि ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ कंप्राइज द लिविंग वर्ल्ड। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उस सब जो अर्थ पर सर्वाइव करते हैं, उस सभी के कम्युनिटी को या फिर एक पूरे झुंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो लिविंग वर्ल्ड है। और हम लोग लिविंग वर्ल्ड में क्या करते हैं, एक दूसरे लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि हमको एक दूसरे से ज़रूरत पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी लिविंग थिंग्स है जो अर्थ पर सर्वाइव कर रहा है, उसका जो एक वर्ल्ड बन रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग वर्ल्ड। अगर आप लोग वर्ड से समझो ना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 2 वर्ड है, लिविंग और वर्ल्ड। तो लिविंग का मतलब क्या होता है, जिसमें जान हो, और वर्ल्ड मतलब दुनिया। मतलब वैसा दुनिया जिसमें जानदार चीज़ रहता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग वर्ल्ड। उसके पहले लगा दिएगा द लिविंग वर्ल्ड। मतलब ऐसा कोई जगह होगा जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एकत्रित होंगे, इकट्ठा होंगे। उस वर्ल्ड को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, लिविंग वर्ल्ड बोल रहे होंगे। और लिविंग वर्ल्ड में ना, अभी हम लोगों ने देखा कि लिविंग वर्ल्ड में कोई एक तरह का स्पीसीज या किसी एक तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। उसमें बहुत तरह का स्पीसीज या बहुत तरह का ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है। तो जब ऑर्गेनिजम्स या फिर बहुत तरह का स्पीसीज हमको देखने को मिलता है तो हम लोग क्या समझते हैं इससे, कि इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी होगी। अब जैसे हम लोग अर्थ का ही एग्जाम्पल है, अर्थ का एग्जाम्पल क्यों लेंगे, अर्थ पे ही रहते हैं और इसी के बारे में हम लोग सारा रिसर्च कर रहे होते हैं। तो हम लोग जब अर्थ पे बात करते हैं तो अर्थ पे तकरीबन 17 से 18 लाख स्पीसीज रहते हैं। मतलब हमारे अभी जो ज्ञान में, नॉलेज में, स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं, रिसर्च जो कर रहे हैं, उसके अनुसार सिर्फ बोला गया है कि 17 से 18 लाख स्पीसीज का खोज किया जा चुका है। ये नहीं है कि 17 से 18 लाख ही एक लिमिटेड नंबर है, उसके आगे नंबर नहीं होगा। उसके आगे भी नंबर होगा जो हमारे सोच से परे होगा, जिसको हम लोगों ने अभी तक खोजा नहीं है, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने रिसर्च नहीं किया है। जिस दिन हम लोग रिसर्च करेंगे हमारे नंबर में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसलिए बोला गया कि ये जो वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड, एक तरह का डाइवर्स वर्ल्ड है। और इस वर्ल्ड में आपको 17 से 18 लाख आपको स्पीसीज देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में आप लोग स्पीसीज बहुत कर रहे होंगे, तो आप स्पीसीज से सिर्फ समझना कि स्पीसीज मतलब कि एक लिविंग थिंग्स के बारे में चर्चा हो रही होगी। बाकी आगे समझने के बाद हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि स्पीसीज मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो एक तरह का डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड है, जिसपे 17 से 18 मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज आपको देखने को मिलता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए कि इतना डाइवर्स है, तो इस डाइवर्स को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बंटवारा करते हैं, थोड़ा सा पार्ट करते हैं। मतलब एक चीज़ को हम लोग एक तरफ रख देंगे और दूसरे चीज़ को दूसरी तरफ, ताकि समझने में क्या हो, आसानी।
तो हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और वो दो हिस्सा क्या है, तो वो हमको जब छोटे थे तभी से पढ़ाया जाता है कि एक होता है लिविंग थिंग्स, एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि नाम को बदल बदल के आपको परेशान किया जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अगर इंटरेक्ट करेंगे, आप अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को जो बचपन में पढ़ाया जाता है बस उसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड करके यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कोई बहुत भारी चीज़ नहीं होगा। हम लोगों ने देखा कि पूरे कंप्लीट वर्ल्ड को दो हिस्सों में क्या करते हैं हम लोग, बंटवारा कर देते हैं। एक हिस्सा को हम लोग बोल रहे होते हैं बायोटिक, एनिमेट या फिर लिविंग। बायोटिक मतलब जिसमें जान हो, एनिमेट मतलब जिसमें एनिमेशन होता हो, मतलब उसमें उसका मतलब ही जान ही होता है। और लिविंग तो हम जानते ही हैं बचपन से, तो इसमें कुछ बताने का नहीं है। इसमें आप एग्जांपल समझते हो पहले से, एनिमल्स होता है, प्लांट्स होता है, माइक्रोब्स होता है, जो छोटा छोटा बैक्टीरिया वगैरह, उस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसमें जान होता है। उसको हम लोग बायोटिक बोल सकते हैं, लिविंग बोल सकते हैं, या फिर एनिमेट बोल रहे होते हैं। आपको यहाँ पे वर्ड्स पकड़ने हैं, सिर्फ वर्ड्स, क्योंकि नया नया वर्ड्स हमारे सामने आ रहा है जिसको हम लोगों को फेस करना है और आगे इसको बचा कर चलना है, ताकि हम लोग अगर ध्यान में रहेगा तो आगे जो वर्ड्स आएंगे उससे हम घबराएंगे नहीं कि ये क्या नया चीज़ हो गया। यहाँ पे अगर अपना क्लियर रहेगा तो आगे बस उड़ते चले जाओ, समझते चले जाओ क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब दूसरा जो पार्ट है वो है अबायोटिक। बायोटिक है और ये अबायोटिक है, ए से अब्सेंट बायोटिक, इसमें बायो अब्सेंट होगा, मतलब इसमें जान नहीं होगा, जिसको हम लोग नॉन लिविंग कंसीडर कर रहे होते हैं। तो अबायोटिक या फिर इनएनिमेट या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, विंड होगा, सी होगा और फायर होगा। तो ये तो बहुत ही चिंदी सी बात थी जो हम लोगों को बहुत पहले से समझाया जा चुका है और आता ही था, तो इस पर तो उतना ध्यान नहीं देना है। अब आगे बढ़ें तो हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी में दो तरह की सोच चलती है, दो तरह का व्यू चलता है। मतलब कोई एक तरह ऐसे सोच रहा होता है तो कोई इस तरह से सोच रहा होता है। मतलब हम लोग बोले तो बायोलॉजी में दो तरह का सोच चलता है। पहले सोच को हम लोग बोलते हैं बायोसेंट्रिक व्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, बायोसेंट्रिक व्यू। इस वाले व्यू में क्या होता है ना कि जो भी इंसान किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है वो पूरे लिविंग वर्ल्ड, मतलब पूरे लिविंग थिंग्स को कंसीडर कर रहा होता है कि इस लिविंग थिंग्स में क्या है, इस लिविंग थिंग्स में क्या है। क्या मतलब हुआ कि सारे लिविंग थिंग्स पर वो रिसर्च और स्टडी बराबर कर रहा होता है। किसी को ना बराबर ऊपर दे रहा होता है दर्जा, ना किसी को नीचे, मतलब सब वहाँ पर क्या होता है, इक्वली होता है। अगर वो किसी माइक्रोब्स पर अपना स्टडी कर रहा है तो उसके नीचे भी जाकर वो स्टडी करता है, ताकि किसी चीज़ में उसको नया चीज़ देखने को मिले। तो क्या होगा कि बायोलॉजिकल जो नॉलेज है उसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पे होता है एक बायोसेंट्रिक व्यू, जिसमें हर एक लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, इक्वली कंसिडर कर रहे होते हैं। किसी चीज़ को ना छोटा दिखाते हैं, ना किसी चीज़ को सुपीरियर दिखा रहे होते हैं। दूसरा चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। इसमें क्या होता है ना कि कोई भी इंसान किसी चीज़ के बारे में जो सोचता है, ऐसी सोच होती है उसकी कि उसमें सिर्फ वो ह्यूमन को, मतलब मानव जाति को ये सुपीरियर समझ रहा होता है। मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, उसके नीचे ही सब आएगा। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसा है जो मानव से भी ऊपर है तो उस सोच के अंदर वो नीचे ही कंसिडर किया जाएगा। तो अब ऐसी सोच में क्या होगी कि इसमें हमको समझ में आ रहा है कि इसमें एक तरह का, इस सोच में जो इंसान इस तरह की सोच रखता होगा उसके अंदर एक तरह का अकर होगा, और जिसके अंदर अकर होता है उसके पास नॉलेज की कमी होती है, उसके पास लिमिटेड नॉलेज होगा, उसकी नॉलेज में कभी भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि वो नए नए चीज़ों को जानने से बचेगा। मतलब कि वो समझेगा कि मेरे को आता है ये चीज़, अपने को ये जानना नहीं है, समझना नहीं है। ये तो उन लोगों का काम है जिनको नहीं आता है, जबकि उनको आता ही नहीं है ये चीज़, फिर भी वो कहते हैं कि उनका काम है, जिनको नहीं आता है वो समझे, हमको तो आता है। तो इसका यही मतलब होता है कि उसका जो नॉलेज है वो हमेशा के लिए लिमिटेड हो जाएगा, जितना सीखा उतना ही रह गया, या फिर उससे भी घटता ही चला जाएगा, उससे बढ़ेगा नहीं कभी। तो इस मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में क्या होता है कि बायोलॉजिकल जो नॉलेज होता है वो वृद्धि नहीं करती, लेकिन हम लोग बायोसेंट्रिक व्यू में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल नॉलेज होता है उसमें वृद्धि करता है। और इसमें बायो रिसोर्सेज जो होते हैं, जिसमें जान होता है, जिससे हम लोग नए नए चीज़ों का इन्वेंशन कर सकते हैं, उसकी खोज बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हम लोग किसी एक जगह पे नहीं रुकेंगे। जैसे मान लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि अभी हम लोगों के ज़माने में 5G इंटरनेट चल रहा है, और लोग यही सोच के छोड़ देंगे कि 5G इंटरनेट के आगे कोई जी इंटरनेट नहीं होगा, 6G इंटरनेट नहीं होगा, 7G इंटरनेट नहीं होगा। 5G इंटरनेट सुपीरियर है, इसके ऊपर कोई इंटरनेट नहीं आ सकता है।
तब क्या होगा कि कभी भी आपको 6G या 7G देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यही सोच रख के चले कि नहीं 5G के ऊपर भी कोई 6G 7G या फिर 10G हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना जो नॉलेज है उसको पूरी तरह से लगाएंगे, तो हमारी नॉलेज में क्या होगा, वृद्धि होगा, और हम नए नए चीज़ों का वहाँ से क्या कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है बायोलॉजिकल व्यू में कि दो तरह का व्यू चलता है, एक को बोलते हैं बायोसेंट्रिक व्यू, एक को बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू जो होता है ना, वो एक तरह का लिमिटेड प्रोग्रेस इन आवर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल नॉलेज सॉरी। तो इसमें जो है ना, बायोलॉजिकल नॉलेज में अपना लिमिटेड प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम लोग गुड अप्रोच नहीं बोलते, ये नॉट अ गुड अप्रोच है, ये किसी भी इंसान के लिए अगर अच्छी चीज़ नहीं होती। सेम उसी तरह से एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू भी अच्छी चीज़ नहीं है, नॉट अ गुड अप्रोच। लेकिन अगर हम लोग बायोसेंट्रिक व्यू की बात करें, जिसमें हर एक चीज़ को इक्वली कंसीडर किया जाता है, हर लिविंग थिंग्स को इक्वली कंसीडर किया जाता है, वो एक तरह का गुड अप्रोच है। और इसमें हमारा जो नॉलेज है वो लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा, उस नॉलेज का कोई सार नहीं होगा, कोई अंत नहीं होगा। और इसमें बायो रिसोर्सेज टाइम टू टाइम हमको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग एक वैज्ञानिक जो द लिविंग वर्ल्ड नाम के चैप्टर में उनका बहुत ही योगदान था, बहुत बड़ा योगदान, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और उन्होंने ऐसा क्या काम किया है जिसके कारण हमको पढ़ना पड़ रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और वो चीज़ भी पढ़ेंगे जो इन्होंने दिया है, जो कंसेप्ट इन्होंने दिया है, जिसके कारण हम लोग आज इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, अर्नेस्ट मेयर। इनकी पैदाइश कब है, मतलब जन्म दिन कब है इसका, 1904 साल, मतलब 1904, और 2004 में ये इनका मृत्यु हो गया था, इनका डेथ हो गया था। इनको ना, अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। सोचिए कितने महान वैज्ञानिक रहे होंगे जिनकी तुलना डार्विन जैसे वैज्ञानिक से किया गया। डार्विन का अपना ही रोल है एक बायोलॉजी में, जिनसे इनकी तुलना की गई। अब जैसे मान लेते कि अगर किसी इंसान का आज के दिन में मोदी साहब से तुलना कर दिया जाए, तो उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी कि वो कहाँ पर है, मतलब वो तो मतलब कहाँ पहुँच जाएगा, उसके लिए कोई यही नहीं, लिमिट ही नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग बायोलॉजी में जो डार्विन है, जिनका अपना ही एक तरह का फील्ड था, उनसे तुलना किया गया अर्नेस्ट मेयर को, जिनको बोला गया 20th सेंचुरी का डार्विन है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। फिर इनकी लाइफ में ना 100 नाम का नंबर बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही मैटर करता है। जैसे कि अभी इसके लिए तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अर्नेस्ट मेयर जो मरे थे वो 100 साल की एज में मरे थे। ये जब 100 साल इनका पूरा हो गया, उसी साल में ये क्या हो गए, मर गए। जैसे कि आप समझ रहे होंगे 1904 से 2004, तो इनके बीच में जो गैप मिला वो 100 साल का मिला। ये 100 साल में इनका मृत्यु हो जाता है। अर्नेस्ट मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100। ही वॉज लिस्टेड अमंग टॉप 100 साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में 100 ऐसे वैज्ञानिक का नाम, 100 वैज्ञानिक का रैंकिंग करें, तो उस रैंकिंग में कहीं ना कहीं पर अर्नेस्ट मेयर जरूर होंगे। तो इसलिए इसकी लाइफ में 100 जो है ना, बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा ही मैटर करता है। जैसे कि ये 100 साल की एज में इनका निधन हो गया, और इनको जो टॉप 100 के साइंटिस्ट में जो ऑल टाइम, मतलब कभी भी आप अगर 100 वाला लिस्ट बनाएंगे साइंटिस्ट वाला, तो उसमें आपको अर्नेस्ट मेयर का नाम देखने को मिल ही जाएगा। अभी इनकी एक और मतलब ये था कि इन्होंने ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी लिया है। जैसे बायोलॉजी के क्षेत्र में जो प्राइज वितरण होता है, उसमें अगर 3 ऐसे प्राइज है जो किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी बायोलॉजी वाले वैज्ञानिक को मिल जाए, जैसे कि बॉटनिस्ट या फिर जूलॉजिस्ट को मिल जाए, तो उनको बोला जाता है कि उनके सर पर ट्रिपल क्राउन है। ट्रिपल क्राउन है मतलब तीनों क्राउन उनको प्राप्त हो चुका है। और वो तीनों क्राउन प्राप्त करने वाले कौन थे, तो अर्नेस्ट मेयर। कौन कौन सा प्राइज मिला इनको, तो बायजेन प्राइज मिला, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला, फिर इसको क्रेफ्रोड प्राइज भी मिला है। तीनों प्राइज जिस प्राइज के मिलने के बाद बोला जाता है कि उस वैज्ञानिक के सर पर तीनों ताज है, वो ताज इन्होंने लिया था, इनको मिला था, इनको वो ताज से सम्मानित किया गया था। इसलिए बोला जाता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी इनको मिला हुआ है अर्नेस्ट मेयर को। अब इनके बारे में इतना जानने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे चीज़ के बारे में बताया जिसको बताने में सारे वैज्ञानिक, जितने भी जो बॉटनिस्ट थे, सारे बॉटनिस्ट या फिर जूलॉजिस्ट थे, वो सब फ्लॉप हो जा रहे थे, मतलब कोई नहीं बता पा रहे थे, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे पा रहे थे। इन्होंने उसी पर अपना एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले ही अभी जो पढ़ रहे थे थोड़ा देर पहले कि
वर्ल्ड में बहुत ही डाइवर्स है, और डाइवर्स में आपको कितना ये देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज, तो 17 से 18 लाख आपको स्पीसीज देखने को मिल रहा होता है। तो इसमें जो स्पीसीज है, स्पीसीज आखिर क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाए, इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना अपना डेफिनेशन दिया, लेकिन किसी का डेफिनेशन सूटेबल नहीं लगा इंसानों को, मानवों को, जितना कि अर्नेस्ट मेयर का लगा। अर्नेस्ट मेयर जो कि ही गेव करंटली एक्सेप्टेड, जो अभी का एक्सेप्टेड है डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज जो अभी हम लोग स्पीसीज के लिए अभी जो डेफिनेशन यूज करते हैं वो पूरी तरह से एक्सेप्टेड है, सारे लोग उसको मानते हैं। वो स्पीसीज का डेफिनेशन किन्होंने दिया था, तो अर्नेस्ट मेयर ने, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। इस स्पीसीज के बाद पूरी तरह से क्लियर हो गया कि स्पीसीज आखिर क्या चीज होता है, सारे लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग को भी समझना है कि स्पीसीज क्या होता है, तो बस अभी हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अर्नेस्ट मेयर ने जो स्पीसीज का डेफिनेशन दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, उसको समझने का कोशिश करेंगे। इस कंसेप्ट के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि स्पीसीज हम उस ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को बोलेंगे जो अपने में, अपने ग्रुप में ही रिप्रोडक्शन वाला काम करके एक नया जो होता है अपनी तरह ही एक नया बच्चा पैदा कर सके, और वो बच्चा जो है ना आगे चलकर भी क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके और फिर फर्टाइल कर सके। मतलब कि ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। मतलब कि क्या हुआ कि एक अगर हम ऑर्गेनिज्म या फिर एक स्पीसीज की बात करें, तो उस स्पीसीज के जो मेल होंगे और फीमेल होंगे वो दोनों ही रिप्रोडक्शन करके एक तरह का अपना एक बेबी पैदा करेगा, और वो बेबी भी आगे चल के क्या करने वाला है, फिर से वो भी किसी के साथ मिलकर एक और नया बेबी पैदा करेगा। मतलब कि ये फर्टाइल ही आएगा, फर्टाइल कर सकता है, मतलब वो फर्टाइल निकलेगा। अगर जो दो स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज अगर एक दूसरे से क्रॉसिंग कर ले, एक दूसरे से रिप्रोडक्शन कर ले, तो उसमें क्या होने वाला है कि जो बच्चा पैदा तो हो जाएगा लेकिन वो स्टेराइल होगा। मतलब वो आगे अब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, मतलब कि वो अब अपनी जो स्पीसीज है उसको आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो हम लोग उसको स्पीसीज नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लें तो मेल डोंकी और मेल हॉर्स अगर एक दूसरे में क्रॉसिंग करते हैं तो म्यूल, जिसको हम लोग खच्चर बोलते हैं, वो पैदा हो जाता है, लेकिन म्यूल अब आगे जाकर कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो स्टेराइल है एक तरह का। तो स्टेराइल जो होता है ना, वो अलग अलग स्पीसीज के क्रॉसिंग से जो नया बेबी पैदा होता है वो आगे जाकर कभी भी फर्टाइल या फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम लोग उसको स्टेराइल बोल रहे होते हैं, और उसको इसलिए हम लोग स्पीसीज के अंदर भी काउंटिंग नहीं कर रहे होते हैं। तो स्पीसीज किसको बोलते हैं हम लोग, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल। मतलब जो ब्रीड के बाद जो बेबी आने वाला है वो फर्टाइल होना चाहिए। अगर स्टेराइल हुआ तो दोनों ही एक अलग अलग स्पीसीज रहे होंगे, इसीलिए स्टेराइल आया। अगर फर्टाइल आया इसका मतलब कि दोनों ही सेम स्पीसीज के थे, इसलिए ही स्टेराइल फर्टाइल आया। ऑफ स्प्रिंग कंस्टिट्यूट अ स्पीसीज, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक तरह का स्पीसीज बोल रहे होंगे। अब दिमाग में एक तरह का सवाल आएगा कि जो ह्यूमन होता है, जो ह्यूमन स्पीसीज होते हैं, वो उसमें भी तो एक तरह का मतलब देखने को मिलता है कि वो भी स्टेराइल होता है, उसमें भी कभी कभी स्टेराइल मतलब बेबी आ जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि स्टेराइल आने का बायोलॉजिकल कंसेप्ट से कोई, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कोई अलग ही तरह का कंसेप्ट चल रहा होता है, जिस कंसेप्ट को आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जूलॉजी में बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है कि स्पीसीज क्या है। जब दो स्पीसीज एक दूसरे पर क्रॉसिंग करते हैं तब जाकर एक नया बेबी आता है। अगर वो नया बेबी एक तरह का फर्टाइल है, इसका मतलब दोनों ही जो मेल और फीमेल थे वो दोनों एक स्पीसीज को बिलोंग कर रहे थे। अगर फर्टाइल ना आकर स्टेराइल आ जाता है, इसका मतलब कि दोनों ही मेल और फीमेल जो थे वो दो अलग अलग स्पीसीज को बिलोंग कर रहे थे। इसका एग्जांपल अपने पास है, जैसे कि मेल डोंकी और मेल हॉर्स। इसको हम लोग मेल डोंकी को ना जैक बोल रहे होते हैं और मेल हॉर्स को मेयर बोल रहे होते हैं। तो इस दोनों की क्रॉसिंग से आता है म्यूल, जो कि स्टेराइल है। अब ये आगे जाकर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसी तरह से मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी का अगर क्रॉसिंग कराए तो ही नहीं आता है, ये भी एक तरह का स्टेराइल है, ये भी आगे जाकर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। मेल लायन और मेल टाइगर, फीमेल टाइगर अगर एक दूसरे पर क्रॉसिंग करेगा तब बनता है लाइगर। अगर आप इसको याद रखना चाहें तो यहाँ से LI और लास्ट वाला GR निकाल कर बनाया गया लाइगर, ठीक है।
मेल वाला जो लायन है उससे एल निकाला गया और फीमेल वाला जो टाइगर है उससे लास्ट वाला GER निकाला गया, तो हम लोग बना देते हैं लाइगर। और लाइगर एक तरह का स्टेरॉइड है, ये आगे जाकर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखें तो एक है मेल टाइगर और फीमेल लायन, मतलब हम लोग आगे पीछे कर दिए, मेल टाइगर और फीमेल लायन की बात करें तब जाकर बनता है टाइगोन, और टाइगोन भी एक तरह का एस्ट्राइड है। ये भी आगे जाकर हम कभी नहीं देखेंगे कि रिप्रोडक्शन वाला काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जब एक स्पीसीज के ही फीमेल और मेल रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो नया बेबी आता है वो फर्टाइल होता है। अगर दो अलग अलग स्पीसीज के जो फीमेल और मेल होंगे, अगर वो दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, वो दोनों क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तो जो बेबी आएगा वो एक तरह का स्टेरॉइड होगा, वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। इससे हम लोगों को समझ में आ गया कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहना क्या चाह रहा है। मतलब कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन से सारा चीज़ क्लियर हो जाता है कि स्पीसीज हम लोग किसको कह रहे होंगे। अगर हम लोग स्ट्राइल देखें और स्ट्राइल के पीछे कि फीमेल और मेल को देखें तो वो दोनों ही आपको अलग अलग स्पीसीज के देखने को मिलते हैं। अगर आप 4 एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा। डोंकी एक अलग तरह का स्पीसीज है जो कि मेल है, और हॉर्स एक अलग तरह का स्पीसीज है जो कि फीमेल है। इस दोनों की ही क्रॉसिंग से म्यूल आता है, जिसको हम लोग खच्चर बोल रहे होते हैं, वो एक तरह का स्ट्रॉयल है जो आगे जाके कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। तो हम लोग स्पीसीज वाले को जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज था उसको बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं।